हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर जिसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चलिए फटाफट से उसे रिवाइज करते हैं। ले चलता हूं मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एंड हियर वी गो। चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक से समझते हैं कि लॉ क्या होता है, कैसे लॉ बनाया जाता है, लॉ कितने तरह के होते हैं, लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है। मतलब एक फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्न होता है एंड इन पर्टिकुलर इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरीके से गवर्न होता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ मतलब क्या। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन and duties imposed by government for ensuring welfare, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। मतलब लॉ क्या है सर। लॉ एक ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। जो कौन इंपोज करता है? जो इंपोज करती है गवर्नमेंट। हमारे ऊपर कौन इंपोज कर रही है? गवर्नमेंट। क्यों इंपोज कर रही है ये ड्यूटी? क्यों? ताकि सोसाइटी के अंदर वेलफेयर मतलब कल्याण, लोगों की भलाई का काम हो एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस, लोगों को क्या मिले? न्याय मिले। तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी imposed by government for ensuring welfare and providing justice to the society। ठीक। लॉ आता कहां से? मतलब व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। ये लॉ की हम जो बात करते हैं, ये लॉ कौन बनाता है, कहां से लॉ आखिरकार निकल करके आया। तो लॉ के मेन कितने सोर्सेस होते हैं? टोटल सर 4 सोर्सेस लॉ के होते हैं। सबसे पहला लॉ का सोर्स जो है वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें लॉ बना करके देता है। दूसरा, ऐसे स्टेट्यूट्स या फिर लॉ जो पार्लियामेंट मतलब संसद पास करता है, या फिर असेंबली जो विधानसभा होती है, किसी भी स्टेट की जो असेंबली होती है वो स्टेट असेंबली पास करती है। या फिर इसके अलावा क्या? प्रेसिडेंट या फिर जुडिशियल डिसीजन। प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन मतलब क्या? जो पास्ट में कोर्ट ने डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस को भी क्या मान लिया जाता है कि ये डिसीजंस भी क्या है? लॉ है। इसके अलावा कोई स्टैब्लिश्ड कस्टम या यूजेस जो होते हैं उसे भी हम क्या मानते हैं? उसे भी हम कंसीडर करते हैं कि दिस इज अ लॉ। तो लॉ 4 जगह से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली ने जो स्टेट्यूट या लॉ बनाए हैं वहां से, प्रेसिडेंट या फिर जुडिशियल डिसीजन जो बहुत सारी कोर्ट्स लेती है वो। इसके अलावा जो कस्टम या फिर यूजेस होता है उसे भी हम क्या मानते हैं कि ये भी एक लॉ ही है। जैसे मंदिर में जाने से पहले चप्पल उतारना, क्या ये कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं। इट इज अ वेल स्टेब्लिश्ड कस्टम या फिर यूजेस, प्रैक्टिस। जैसे हम बहुत सी बार यूज करते हैं कि आप आना बिजनेस आवर्स में। तो बिजनेस आवर्स मतलब क्या? बिजनेस आवर्स कहाँ डिफाइन है? कहीं डिफाइन नहीं है। बिजनेस आवर्स का मतलब है कि भैया सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आ जाना। इसे ही हम बिजनेस आवर्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि यही यूजेस हैं, हमारी इंडस्ट्री में यही चलता है। ठीक। जो लॉ पार्लियामेंट पास करता है वो लॉ पूरे इंडिया के ऊपर अप्लीकेबल होता है या फिर कुछ पोर्शन के ऊपर। जैसे अगर पार्लियामेंट बोल दे कि ये पूरा लॉ पूरी इंडिया के ऊपर लगेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो हम मान लेंगे कि ठीक है भैया, जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है वो पूरी इंडिया पे लगेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले हुआ करता था। पर आज की तारीख में हम क्या बोलते हैं कि लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है वो लगभग सारे ही लॉ पूरे इंडिया के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर कुछ और बात लिखी है तो फिर बात अलग है। जो लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है वो सिर्फ उसी स्टेट में लगता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की स्टेट असेंबली ने एक लॉ पास किया कि रिलीजियस प्लेसेस पर लीकर अल्कोहल नहीं बेची जाएगी, तो ये लॉ कहां अप्लीकेबल होगा? सिर्फ मध्य प्रदेश में ही अप्लीकेबल होगा। मतलब अगर स्टेट असेंबली कोई लॉ पास करती है तो वो वाला लॉ सिर्फ कंसर्न स्टेट की बॉर्डर्स में लगता है, उसके अलावा कहीं और नहीं। सिंपल सी बात, साधारण सी बात, कोई समस्या वाली बात नहीं। दूसरा, सेंट्रल लॉ वर्सेस स्टेट लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने लॉ बनाने की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और कुछ पावर कहां पर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। मतलब केंद्र और राज्य दोनों को हमने क्या दिए? पावर्स दिए हैं कि वो लॉ बना सकते हैं। ठीक है।
पावर कैसे पता चलेंगे कि कौन कहां से लॉ बना सकता है, किस मैटर पे लॉ बना सकता है? उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट प्रोवाइड की है, 3, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट। सेंट्रल लिस्ट मतलब उस लिस्ट के अंदर जितने मैटर्स लिखे हुए हैं उन मैटर्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल। जैसे कि हमने बोला डिफेंस, डिफेंस से रिलेटेड लॉ बनाने का पावर हमने किसको दिया है? सेंट्रल को दिया है, तो सिर्फ सेंटर ही उससे रिलेटेड लॉ बनाएगा। सेकंड, स्टेट लिस्ट, जैसे कि पुलिस, पुलिस के रिगार्डिंग जितने भी लॉ बनाना है वो सभी राज्य अपने अपने लेवल पे बनाते हैं, उसमें केंद्र रोल नहीं प्ले करता। केंद्र क्या बोलता है कि ये स्टेट लिस्ट का मैटर है, तो जो स्टेट जैसा रूल बनाना चाहे, जैसा लॉ बनाना चाहे, वो वैसा रूल बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या? कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसके अंदर जो मैटर लिखे हैं उसके ऊपर लॉ सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर के बनाते हैं। सेंटर में सिर्फ सेंटर ने बनाया, जैसे डिफेंस में राज्य सरकारों से नहीं पूछा जाएगा, पुलिस में केंद्र सरकार से नहीं पूछा जाएगा, सेंटर से नहीं पूछा जाएगा। पर जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके अंदर जो मैटर्स लिखे हैं, जैसे कि एजुकेशन, उस मैटर के अंदर दोनों अपनी अपनी राय देते हैं, दोनों अपनी एडवाइसेस देते हैं, अपने जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए, जॉइंट लिस्ट में जो मैटर दिए हैं, उसे फिर उसके ऊपर लॉ दोनों मिल करके बनाते हैं। जैसे एजुकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने क्या बोला कि सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके इसके ऊपर लॉ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। Then comes the very important question, process of making law. Very frequently एग्जाम में काफी frequently इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है, आप लोग भी इसे याद रख लीजिए। क्या बोल रहा है कि लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है। हमने बोला लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट एज अ बिल। सबसे पहले लॉ को प्रपोज किया जाता है एज अ बिल। जैसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज काफी चल रही है और उसके लिए एक लॉ बनाना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस मतलब क्या। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस क्या करती है? एक बिल तैयार करती है। बिल में सारी बातें लिखी होती है, जो हम लॉ में लाना चाहते हैं वो सारी बातें हमने क्या कर ली, एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया, और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या है? बिल है। तो बिल को सबसे पहले प्रपोज किया जाता है कहां पर? पार्लियामेंट में। सर प्रपोज कौन करता है? अरे वो वाले प्रपोज की बात नहीं कर रहा हूं, प्रपोज करना मतलब प्रेजेंट करना। हमने बिल ले जाकर के क्या कर दिया? पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन होगा। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो जो बिल हमने पार्लियामेंट में प्रपोज किया, प्रेजेंट किया, उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है। एक पार्टी बोलेगी कि ये बिल लाना चाहिए, दूसरी पार्टी बोलेगी कि ये बिल नहीं लाना चाहिए, दोनों डिस्कशंस होंगे, डिबेट होंगे। उसके बाद लॉ बिल को क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा कहां से? लोकसभा से। बिल को पास किया जाएगा लोकसभा से। लोकसभा से पास होने के बाद बिल कहां जाएगा? सर लोकसभा के पास ये जाएगा राज्यसभा में। तो फिर ऐसे ही राज्यसभा में भी सांसद बैठे होंगे, तो वो लोग भी क्या करेंगे? इसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वहां से भी पास हो गया। राज्यसभा से पास हो जाने के बाद इसे कहां भेजा जाएगा? इसे भेजा जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फिर इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, कंसेंट देंगे, जिसे हम असेंट बोलते हैं, अपनी असेंट देंगे, ठीक है। असेंट मिलने के बाद हम क्या करेंगे? बिल को नोटिफाई कर देंगे ऑफिशियल गैजेट के अंदर। एक बार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया, जो बिल था, बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। तो सबसे पहले लॉ को एज अ बिल प्रपोज किया गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसके अंदर डिबेट डिस्कशंस हुए, एंड जब लोकसभा से पास होगा तो बिल कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होंगे। राज्यसभा में पास होने के बाद कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी साइन करेंगे, मतलब असेंट कंसेंट प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने असेंट और कंसेंट दे दी, उसके बाद उसे कहां भेजा जाएगा? ऑफिशियल गैजेट में उसे पब्लिश किया जाएगा। और जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में किसी भी बिल को पब्लिश किया जाता है, वो बिल बिल नहीं रहते हुए क्या बन जाता है? वो बन जाता है लॉ, ठीक है। तो वंस इट इज नोटिफाइड, जो उसे क्या बोलेंगे हम कि इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो बिल था वो अब क्या बन चुका है? लॉ, मतलब एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लॉ कब से अप्लीकेबल हो जाएगा? सर लॉ उस दिन से अप्लीकेबल हो जाएगा जो डेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में लिख करके दी है। जो नोटिफिकेशन होता है उसमें गवर्नमेंट डेट लिख करके देती है कि इस दिन से ये
बिल जो है लॉ जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया कि भैया 10 अगस्त से ये वाला बिल अप्लीकेबल होगा, तो जो डेट मैंने लिख दी है उस दिन से अप्लीकेबल होगा। अगर डेट नहीं लिखी हुई है तो फिर जिस दिन उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया गया उसी दिन को हम क्या मान लेंगे कि यही दिन कमेंसमेंट डेट माना जाएगा। सिंपल सी बात। पर ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 नंबर नहीं तो 6 नंबर के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट वन। ठीक, फिर आया टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ कितने तरह के होते हैं सर? लॉ 4 तरह के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, तीसरा कॉमन लॉ और चौथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। चारों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या होते हैं। क्रिमिनल लॉ, सर क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद लॉ पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक रॉन्ग एंड पनिशमेंट फॉर द सेम। मतलब क्या? ऐसे रूल्स जो कंसर्न है, कनेक्टेड है किन चीजों से? वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ पब्लिक रॉन्ग। समाज के साथ आप जब गलत करते हैं उनसे रिलेटेड जो लॉ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिमिनल लॉ। सिंपल सी बात करूं तो ऐसे लॉ जिनमें कोई क्राइम किया जाता है। किसी का मर्डर कर दिया तो मर्डर कर दिया तो उसके लिए क्या सजा है वो कहां लिखी है? क्रिमिनल लॉ के अंदर। किसी का सामान आपने कोई सा चोरी कर लिया तो उसके लिए सजा कहां लिखी है? क्रिमिनल लॉ के अंदर वहां पर लिखा हुआ है। वो कैसे गवर्न होता है सर? इंडियन पीनल कोड। कहां से गवर्न होता है? इंडियन पीनल कोड डिफाइन करता है पहले तो कि क्राइम क्या होता है, उसके बाद वो डिफाइन करता है कि उसका नेचर क्या है। सबसे पहले क्या बताते हैं हम कि क्राइम का मतलब क्या और फिर उस क्राइम का नेचर क्या, ये कौन बताता है? इंडियन पीनल कोड। ठीक है, आईपीसी। दूसरा होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या करता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमें बताता है कि जो क्राइम आपने किया है उस क्राइम के लिए कितनी पनिशमेंट होगी, क्या प्रोसीजर होगी। ये कहां लिखा होता है? ये लिखा होता है CRPC, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला, किसी का मर्डर कर देना, कुछ सामान चुरा लेना, किसी के साथ कोई फ्रॉड करना, चीटिंग करना, ये सबको हम क्या बोलते हैं कि ये आपने क्या किया? क्रिमिनल ऑफेंस किया है। और जब क्रिमिनल ऑफेंस करोगे तो सजा कहां मिलेगी? क्रिमिनल लॉ के अंदर। क्रिमिनल लॉ मतलब कौन सा लॉ? इंडियन पीनल कोड। ठीक है, यहां तक की बात। आगे बढ़ते हैं। सिविल लॉ। दूसरा कौन सा? सिविल लॉ। सिविल लॉ फोकस करता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के ऊपर रादर देन पनिशमेंट। हमारा मकसद आपको सजा देने का नहीं है, हमारा मकसद है कि आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो डिस्प्यूट हो रहा है, उस डिस्प्यूट को हम क्या करें? रिजॉल्व करें। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो लॉ होते हैं उन लॉ को हम क्या बोलते हैं कि ये कौन से हैं? सिविल लॉ। सिविल लॉ गवर्न होते हैं CPC, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के थ्रू। सिविल कोर्ट इन्फोर्स कराते हैं वायलेशन ऑफ सिविल लॉ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल लॉ। जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट था आपका और मेरा, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो क्या आपने कोई क्राइम कर दिया? क्या किसी का मर्डर हुआ, थेफ्ट हुआ, ऐसा हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे आपने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है जिसकी वजह से आप में और मेरे बीच में क्या हो गया है? डिस्प्यूट हो गया है। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए हम जो लॉ लेकर के आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कि ये क्या है? सिविल लॉ। तो सिविल लॉ कैसे गवर्न होते हैं? CPC, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल कोर्ट क्या करती है? अगर आपने कोई भी सिविल लॉ तोड़ा है, सिविल लॉ ब्रेक किया है, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ता है? सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। सिविल कोर्ट क्या करती है? इन्फोर्स करवाती है वायलेशन ऑफ सिविल लॉ। जो आपने सिविल लॉ वायलेशन किया है उसको इन्फोर्स कराना, मतलब आपको पेनल्टी लगेगी जिसने लॉ वायलेट किया है। कैसे लगेगी? थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट। मतलब आप सिविल सूट फाइल कर दो मेरे खिलाफ। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है एडमिशन। मेरे खिलाफ सिविल सूट आपने क्या कर दिया? सिविल कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया। अब सिविल कोर्ट मुझे बुलाएगी और मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगी। कौन से एक्ट के थ्रू? CPC, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को फॉलो करते हुए। तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाना, फैमिली लॉ, जैसे कि डाइवोर्स हो गया, ये क्या होता है? फैमिली लॉ होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ हो गया, आपके और मेरे बीच में प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, इसके रिगार्डिंग हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये कोई क्राइम नहीं है जो क्रिमिनल लॉ से डील होगा। ये क्या है? एक सिविल लॉ है। तो हमने क्या बोला कि सिविल लॉ CPC 1908 के थ्रू इस चीज को गवर्न किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन लॉ। अभी तक हम बात क्या कर रहे हैं, एक बार मैं आप लोगों को टॉपिक याद दिलाऊं तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है कि लॉ कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ। तो सबसे पहले आया क्रिमिनल लॉ जो क्राइम से रिलेटेड होता है, सिविल लॉ जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के ऊपर फोकस करता है रादर देन गिविंग द पनिशमेंट। तीसरा होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉमन लॉ का मतलब होता है सर जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ आर कॉमन लॉ। मतलब क्या? जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब कोर्ट ने जो पहले डिसीजन दिया है वो। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है?
डिसीजंस, और जुडिशियल का मतलब क्या होता है, जजेस, जो कोर्ट होती है वो। तो कोर्ट ने जो डिसीजंस पहले दिए हैं वो, या फिर जो केस लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन लॉ होते हैं। ये भी एक तरह का लॉ है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इज द प्रिंसिपल विच इज फॉलोड बाय कॉमन लॉ विच ट्रांसलेट टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज के ऊपर कोई फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हर हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, एक केस लॉ बन गया है। अब ये केस लॉ सभी के ऊपर अप्लीकेबल होगा, सारी हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। एक बार जो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, अब उस चीज को सभी लोग मिलकर के फॉलो करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन फाइनल कर दिया, वो डिसीजन हर हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कहां लिखा है, ऐसा आर्टिकल 141 के अंदर लिखा है। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि जुडिशरी में एक स्टेबिलिटी आए, जैसा डिसीजन एक बार पास ऑन किया गया वैसा ही डिसीजन वापस से पास ऑन हो, अगर फैक्ट्स ऑफ द केस रिमेन्स सेम। ठीक है। कॉमन लॉ इन्फोर्सेस द कोर्ट टू फॉलो द सेम जजमेंट स्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस डिसीजन। एक बार जो डिसीजन लिया गया उसे फॉलो करिए। जैसे कि अगर किसी हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, तो दूसरी हाई कोर्ट को भी यही डिसीजन देना है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, अगर फैक्ट्स ऑफ द केस रिमेन्स सेम। यहां पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। जो एक बार डिसाइड कर लिया दैट विल फॉलो। ठीक है। क्यों, क्योंकि फैक्ट्स सिमिलर है। हम चाहते हैं कि क्या हो, सेम जजमेंट फॉलो हो, हमारे यहां पे एक स्टेबिलिटी आ पाए। ओके। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ या टाइप ऑफ लॉ जो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ऑल्सो क्या बोलते हैं हम, जस्ट नेचुरल डील, और क्या बोलते हैं इसे, जस्ट नेचुरल डील। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दो चीजों को फॉलो करता है। पहला, नेमो जुडेक्सिन कॉसा सुआ। इसका मतलब क्या, नो वन शुड बी मेड जज इन इट्स ओन केस। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप इसका जजमेंट नहीं देंगे। इसका मतलब नो वन शुड बी मेड जज इन इट्स ओन केस, नेमो जुडेक्सिन कॉसा सुआ। एक बार फिर आप लोगों को रोक करके याद दिलाता हूं, एग्जाम में रेलेवेंट लिखना है और कोशिश करना है कि जो वर्ड्स मॉड्यूल के अंदर, बुक के अंदर दिए हैं वो लिखें। वो आपसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूछ रहे हैं, आप ये सारी बातें लिख रहे हैं, सिर्फ नेमो जुडेक्सिन कॉसा सुआ नहीं लिखा, तो क्या मार्क्स कटेंगे, 100%। अगर उन्होंने मॉड्यूल में कोई लैटिन फ्रेज यूज किया है तो आपको भी वो लैटिन फ्रेज यूज करना है। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, इसका मतलब क्या, नो वन शुड बी मेड जज इन इट्स ओन केस। जिसका केस है वही जज नहीं बनेगा। जब भी नेचुरल जस्टिस, जब भी आप कोई भी जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, कोई भी डिसीजन देंगे, तो नेचुरल जस्टिस के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। सेकेंड वन इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। सेकेंड वन इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब क्या होता है, हियर द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी अ फेयर चांस ऑफ हियरिंग। इन सिंपल वर्ड, गिव अदर पार्टी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कहना क्या चाह रहे हैं हम, अगर किसी को भी सजा सुना रहे हो तो सजा सुनाने से पहले उसके काउंटर बात जो वो करना चाहता है, जो रीजंस वो देना चाहता है, जो सफाई वो अपने पक्ष में देना चाहता है, वो तो दो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि तुम्हें 4 दिनों से 4 दिनों के लिए क्लास से सस्पेंड किया जाता है। तुम कुछ बोलना चाह रहे हो कि सर मेरी तो गलती ही नहीं थी, मुझे क्यों सस्पेंड करना चाह रहे हो, पर मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा हूं। इसका मतलब क्या, मैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा हूं, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये वाला नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल मुझे क्या बोलता है, किसी को भी सजा सुनाने से पहले उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमें प्रोवाइड करनी है। सामने वाला अपनी बातें रख पाए, ऐसा मौका हमें सामने वाले को देना है। टू हियर अदर पार्टी बिफोर गिविंग अ जजमेंट। आप जो भी जजमेंट दें, उस जजमेंट से पहले आपको सामने वाले को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपनी बात आप तक पहुंचा पाए, उसके बाद ही आप जस्टिस डिलीवर करें।
A judgment can override or alter a common law, but it cannot override or change a law or statute. क्या बोल रहे हैं हम? जो जजमेंट होता है, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, that can override a common law. एक जजमेंट कॉमन लॉ को ओवरराइड कर सकता है, पर वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता किसी लॉ या फिर स्टेट्यूट को वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता. ठीक, अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर IRF, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि लॉ का मीनिंग क्या होता है, लॉ का मतलब क्या. फिर हमने पढ़ा लॉ के कितने सोर्सेस होते हैं. सर लॉ के 4 सोर्सेस होते हैं. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लॉ, कि लॉ कितने तरह के होते हैं, वो भी कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के. इसके अलावा हमने एक और बात पढ़ी थी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. लॉ बनाने की क्या प्रोसेस होती है. ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक फ्लो चैप्टर का समझते जाइए कि हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक कितनी बातें पढ़ी है. मीनिंग पढ़ा, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ कितने तरह के होते हैं, लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि लॉ आखिरकार बनाया किस तरीके से जाता है, और एक हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ लॉ, कि लॉ आया कहां से. ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो लॉ आपने बना दिया, इस लॉ को इन्फोर्स किस तरीके से किया जाता है. टू इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब होता है इंप्लीमेंट. लॉ बना तो दिया पार्लियामेंट ने, अब लॉ को इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, तो टू इंप्लीमेंट द लॉ पास बाय पार्लियामेंट. जो लॉ पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मिनिस्ट्री और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज बना रखी है. मिनिस्ट्री को आप ऐसा समझिए कि कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स. हम बहुत सी बार बोलते हैं कि ये काम किसका है, सरकार का है, गवर्नमेंट का है, पर गवर्नमेंट तो कोई इंसान नहीं. तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, जो डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दे करके रखे हुए हैं. तो ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जो लॉ पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए हैं, उन लॉ को इन्फोर्स करवाने में हमें मदद करते हैं. पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय, मतलब पैसों का डिपार्टमेंट, पैसों की मिनिस्ट्री. एक मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो किस चीज से कंसर्न है, जिसे किस चीज से मतलब है, उसे मतलब है इंडिया की इकोनॉमी से, इंडिया की अर्थव्यवस्था से, जिसे मतलब है जो क्या है, इंडिया की ट्रेजरी के रूप में सर्व करता है, खजांची के रूप में सर्व करने वाली मिनिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक ऐसी मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है, जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया से कंसर्न है, साथ ही साथ जो इंडिया की ट्रेजरी के रूप में सर्व करती है. इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ये वित्त मंत्रालय भी इसे कहते हैं. सर इसका और क्या काम होता है, इट कंसर्न इटसेल्फ, मतलब और किस चीजों से इनको फर्क पड़ता है, टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कैपिटल मार्केट, यूनियन बजट, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस. जैसे केंद्र और दूसरी राज्यों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसा कहां से आएगा, कैसे उसका रीपेमेंट होगा, ये सारा झंझट, टेंशन किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, शेयर्स वगैरह, इन सबको डील कौन करता है, कैपिटल मार्केट से भी कंसर्न कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. टैक्स, आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा या नहीं लगेगा, किस रेट से लगेगा, कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा, कब भरना पड़ेगा, ये सारे के डिस्कशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है. It is apex controlling authority for Indian Revenue Service, Indian Audit and Account Service, Indian Economy Service, Indian Civil and Account Service, Indian Cost and Management Account Service. मतलब गवर्नमेंट के कुछ और सर्विसेज डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को भी मैनेज करने का काम किसका होता है, उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, इन डिपार्टमेंट्स के नाम को भी याद करने की कोशिश करिए कि कुछ इनके भी नाम हम लोग याद रख लें. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिनके नाम आप लोगों को, ये टोटल 7 नाम है, इन 7 नामों में से कम 6 नाम आप लोगों को याद रखने. कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या और उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, तो ऐसे केस में इसमें से कम 6 डिपार्टमेंट के नाम आप लोगों को याद रखना है. सेकेंड मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ अ कॉर्पोरेट अफेयर, दैट इज MCA. नाम क्या है इसका, कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री. अफेयर्स का मतलब क्या होता है, अफेयर्स का मतलब मैनेजमेंट. किसका मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट का. कॉर्पोरेट का मतलब है LLP और
कंपनी। एलएलपी और कंपनी से रिलेटेड जो अफेयर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, दैट इज एमसीए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मतलब एक ऐसी मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जैसा हमने एमओएफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था वही बात, जो किस चीज से कंसर्न है, इसे किस चीज से रिलेशन है, किस चीज से लेना देना है, इसका लेना देना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये कौन चेक करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या कंपनीज एक्ट 2013 में कोई अमेंडमेंट की जरूरत है, हाँ या ना, कुछ चीज ऐड करनी है, कुछ चीज रिमूव करनी है, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। दूसरा, कंपनीज एक्ट 1956, 2013 के पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था? कंपनीज एक्ट 1956। आज ये एप्लीकेबल नहीं होता, पर अगर कोई पोर्शन उसका एप्लीकेबल होता भी हो तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके अलावा एलएलपी एक्ट 2008 जो एलएलपी को गवर्न करता है वो वाला एक्ट, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। जब आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना होता है तो एक एक्ट होता है जिसका नाम क्या है? आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। उसको भी एडमिनिस्टर करने का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज एमसीए। ठीक, एमसीए को कौन चलाता है? एमसीए इज रन बाय सर्वेंट्स ऑफ आईसीएलएस, इंडियन कंपनी लॉ सर्विस, विच आर इलेक्टेड थ्रू यूपीएससी। एक एग्जाम होती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बराबर, जिससे कलेक्टर आईएएस भी निकलते हैं। वहीं से कौन लोग निकलते हैं? इंडियन कंपनी लॉ सर्विस नाम का भी एक डिपार्टमेंट होता है जब यूपीएससी के एग्जाम आप पास करते हैं। और अगर आप आईसीएलएस के अंदर जाते हैं, इंडियन कंपनी लॉ सर्विस में, तो आपको एमसीए चलाने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चलाने का मौका भी मिलता है। आईसीएलएस, इंडियन कंपनी लॉ सर्विस के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो कौन सी होती है? डायरेक्टर जनरल के पोस्ट को हाईएस्ट पोस्ट वहां पर माना जाता है। थर्ड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है इन्फोर्समेंट बॉडी। जो जो लॉ हम लोगों ने बनाए हैं उन लॉ को कौन इन्फोर्स कराता है? उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ मिनिस्ट्री बनाई है, कुछ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। मिनिस्ट्री कौन सी बनाई? पहली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और तीसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज एमएचए। ठीक, तो मिनिस्ट्री वापस से सेम लाइन, इट इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। अरे गृह मंत्रालय जो अभी कौन चला रहे हैं? अमित शाह। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब देखो, घर, हमारे घर, घर मतलब क्या? इंडिया। इंडिया को इंटरनली मैनेज करने के लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है उस मिनिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, इंटीरियर मतलब इंटरनल मिनिस्ट्री है, जो इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे यहाँ इंटरनल इंडिया के अंदर की सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम किसका है? और डोमेस्टिक पॉलिसी बनाने का काम भी किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसे हम गृह मंत्रालय के नाम से जानते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने 7 डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भी हमें 6 डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जो जो बॉर्डर्स हमारे दूसरे देश के साथ लगे हैं उन बॉर्डर को मैनेज करने का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना। जैसे कि मान लीजिए मेघालय, मिजोरम, मेघालय के अंदर जो अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का काम भी किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ होम होता है इनका, जो होम पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। एक अलग से एक और डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, हर राज्य का अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाए, जिसे भी कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैनेज करता है। एंड फोर्थ मिनिस्ट्री इज अ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस क्या काम है इनका? लॉ बनाने का काम है और जस्टिस देने का काम होता है इस मिनिस्ट्री का। इट इज अ मिनिस्ट्री विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वापस से मिनिस्ट्री है कहाँ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। जो कौन सी मिनिस्ट्री होती है? कैबिनेट मिनिस्ट्री, एक सीनियर मिनिस्ट्री होती है। इसका काम क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स,
एंड लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया, मतलब लीगल अफेयर्स को मैनेज करना, जैसे कि जो भी कानून बने हुए हैं उन कानून को मैनेज करना, उसमें किसी में अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, या कोई सा कानून हटा देने की जरूरत है, कोई नया कानून लाने की जरूरत है, कोई नया लॉ लाने की जरूरत है। तो अभी हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, वहां मैंने एक वर्ड बोला था आप लोगों को कि लॉ सबसे पहले बिल बनकर के प्रपोज होता है। तो बिल बनाने का काम किसका है? बिल बनाने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। तो मैनेजमेंट ऑफ अ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ, मैनेजमेंट का मतलब तो हो गया जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है उस लॉ को मैनेज करना। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी का मतलब कोई सा नया लॉ बनाना, उसे पार्लियामेंट से पास करवाना। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब एक बार लॉ इंप्लीमेंट कर दिया उसे सजा देना, कोर्ट की व्यवस्था को बनाना, ये सबको हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस, न्याय की व्यवस्था को सही तरीके से चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, जिसका काम क्या होता है? एडवाइस करना मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन अ लॉ कि कौन से लॉ की अब जरूरत है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन, जैसे मैंने बोला कि क्रिप्टो के रिगार्डिंग एक लॉ बनाना चाहिए, सेम सेक्स मैरिज अलाउ करना है, उसके लिए एक लॉ बनाना है। तो ये सारे लॉ बनाने का काम भी कौन करता है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। और एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो क्या करता है? हमें जस्टिस प्रोवाइड करने में मदद करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना या उन्हें हटाना, उनका टर्म ड्यूरेशन फिक्स करना, उनकी सैलरी हटाना, कम करना, ये सारा काम भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करता है। दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हमने कितनी मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा अभी तक? 4 मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और फिर हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये चारों मिनिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते, वैसे इंपॉर्टेंट चारों ही है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों होती। फिर आया रेगुलेटरी बॉडी, जैसे 4 मिनिस्ट्री की ब्रॉडर टॉपिक कौन सा चल रहा है हमका? जो लॉ हम लोगों ने बनाया है उस लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 तो मिनिस्ट्री बनाई और 3 रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। 3 रेगुलेटरी बॉडी में सबसे पहली रेगुलेटरी बॉडी का नाम है सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक एक्ट था जिसका नाम था सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। उस एक्ट के अंदर एक बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? सेबी। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है रेगुलेट करना। किस चीज को रेगुलेट करना है? सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी मार्केट है और कमोडिटी मार्केट है उस मार्केट को मैनेज करने का काम होता है। सिक्योरिटी मार्केट मतलब क्या? शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब बॉन्ड्स, इन सभी को रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सभी को भी रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर में आता है? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मैंने आपको बोला था एक आता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या बना करके रखा है? सेबी बना करके रखा है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेबी जो है वो किसकी ओनरशिप में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओनरशिप में आता है। सेबी एक्ट जो है, सेबी को स्टैब्लिश कब किया गया? 12 अप्रैल 1988 के अंदर, और उसे पावर कब दिया गया? 30 जनवरी 1992 सेबी एक्ट 1990 के थ्रू। ओके, सेकेंड रेगुलेटरी बॉडी इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। सबसे जानी पहचानी रेगुलेटरी बॉडी जो हमें आम दिनों में, आम रोजमर्रा के जीवन में, जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की जेब में गांधी जी तो निकल करके आ ही जाते हैं जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की सेंट्रल बैंक। क्या है? सबसे पहली बात, इंडिया की सेंट्रल बैंक। और रेगुलेटरी बॉडी मतलब ये भी किसी चीज को रेगुलेट करती है। किस चीज को? इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडिया में जो बैंक का सिस्टम है उस पूरे बैंक के सिस्टम को मैनेज करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी ओनरशिप में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज MOF, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी ओन करती है, तो अल्टीमेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ओन करने का काम इसी का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशुएंस मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। बिल्कुल सबसे पसंदीदा काम हमारा। हम क्या समझते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? नोट को छापना। बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल इशुएंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई, जो इंडियन रुपी है उस इंडियन रुपी को इशू करना, उसे कंट्रोल करना और उसकी सप्लाई को मेंटेन करना। सर कंट्रोल करने का मतलब क्या? जैसे कि जो नोट इशू किए हैं क्या वो मार्केट में कम पड़ रहे हैं? अगर हाँ तो और फर्दर इशू किया जाए। अगर वो ज्यादा हो चुके हैं तो उन्हें कॉल बैक किया जाए। जैसे डीमोनेटाइजेशन 2016 में गवर्नमेंट ने किया था, 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उन्हें वापस किया, 500 और 2000 के नए नोट मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं कि कंट्रोल करना। नोट की जो सप्लाई है उसे क्या करना? कंट्रोल करना। और ये कंट्रोल करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दो सब्सिडरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहली सब्सिडरी का नाम है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका काम क्या होता है? नोट को प्रिंट करना और कॉइन्स को मिंट करना। नोट्स को प्रिंट करना और कॉइन्स को मिंट करने का काम किसका होता है? BRBNMPL, दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इन लोगों की दो प्रिंटिंग प्रेस भी है। एक प्रिंटिंग प्रेस है कहां पर? देवास में, और दूसरी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? नासिक में। एक सेंट्रल इंडिया में और दूसरी कहां पर? वेस्टर्न इंडिया के अंदर। इसके अलावा इनकी एक और सब्सिडरी है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब भी हम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसे मैनेज कौन करता है? NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है RBI का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। जैसे कि मैंने चेक से पेमेंट किया, UPI से पेमेंट किया, तो करेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट जाना, मेरे अकाउंट को हैक नहीं हो जाना, बैलेंस का प्रॉपर अपडेशन, मैंने ICICI बैंक से पेमेंट किया, तुम्हारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहुंच जाना। तो जो पेमेंट एंड सेटलमेंट का सिस्टम है इसे कौन इंश्योर करता है? NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा तीसरी सब्सिडरी जिसके बारे में हम बात करें तो वो होती है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RBI की एक और सब्सिडरी जो क्या करती है? हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है। जब भी हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वो पैसा इंश्योर्ड होता है, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उस सब्सिडरी को हम क्या बोलते हैं? DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक। थर्ड वन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। वापस से याद दिला दूं आप लोगों को, टॉपिक हम लोगों का चल रहा है कि जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है, उस लॉ को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इन्फोर्स कैसे किया जाए। इन्फोर्स कराने के लिए गवर्नमेंट की 4 तो मिनिस्ट्री है और 3 रेगुलेटरी बॉडी है। 4 मिनिस्ट्री में पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और चौथी हम लोगों ने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दैट इज MCA। 3 रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें पहला हमने पढ़ा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBBI के बारे में ही हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। हमेशा टॉपिक से कनेक्टेड रहिए, ये दिमाग में ध्यान रखिए कि आखिरकार पढ़ क्या रहे हैं। एक समरी, एक फ्लो क्लियर होगा चैप्टर का तो चीजें रिटेन करने में भी आसानी होगी। थर्ड वन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। IBBI नाम का बोर्ड जो है वो कहां बनाया गया? IBC एक्ट 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। जब मैं आप लोगों को MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पढ़ा रहा था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि MCA एक एक्ट को एडमिनिस्टर करती है जिसका नाम क्या है? IBC 2016। उस IBC 2016 एक्ट के अंदर एक बोर्ड बना हुआ है जिसका नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो IBBI रेगुलेटर है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया घोषित हो जाना। जब आपकी ये बैलेंस शीट है एक कंपनी की, जब असेट
लाइबिलिटी से ज्यादा हो जाती है तो ऐसे केसेस में आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना पड़ता है। जब आपके पास असेट बची है 1 लाख रुपए की और लाइबिलिटी बची है 10 लाख रुपए की, तो बिजनेस कैसे चलेगा? आप तो दिवालिया घोषित हो गए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के लिए आपको एक लॉ फॉलो करना होता है, जिस लॉ का नाम क्या है? आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। उस आईबीसी एक्ट के अंदर एक बोर्ड बना हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, जब इंसॉल्वेंट की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ओवरसी करने का, उस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और कुछ एंटिटीज को भी वो रेगुलेट करते हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब कौन? सीएसीएस, जो इंसॉल्वेंसी करवाने में मदद करते हैं वो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज मतलब वो जो इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मैनेज करती है, उसे भी कौन मैनेज करता है? आईबीबीआई। इसके अलावा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब वो जहां इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड डेटाबेस स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो आईबीबीआई का काम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को ओवरसी करना, साथ ही साथ और किन चीजों को ओवरसी करना? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ओवरसी करना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को ओवरसी करना, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब आईयू, इसे भी मैनेज करना। तो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 चीजों को रेगुलेट और ओवरसी मतलब इन्हें सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीसी कब बनाया गया? 5 मई 2016 के दिन इसे पावर दी गई। और स्टैब्लिश कब किया गया? 1 अक्टूबर 2016 के दिन। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को कवर करता है। इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल की हो, कंपनी की हो, एलएलपी की हो, पार्टनरशिप की हो, सभी की इंसॉल्वेंसी कहां डील की जाती है? आईबीसी 2016 के अंदर। इट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का काम इनका होता है, इनकी कोशिश होती है। आईबीबीआई हैंडल केसेस यूजिंग 2 ट्रिब्यूनल, 2 ट्रिब्यूनल है जहां से केसेस इनके पास आते हैं। एक होता है एनसीएलटी और दूसरा होता है डीआरटी, दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में, इस चैप्टर का द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक। इंडियन जुडिशियल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है? देखो, जब भी सिटीजन्स के बीच में झगड़े होते हैं, जैसे राम का झगड़ा हो गया श्याम से, तो इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, या फिर बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। राम का झगड़ा हो गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, तो डिस्प्यूट सिटीजन के बीच में हो या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम किसका होता है? सर, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का काम होता है जुडिशरी का, न्यायपालिका, कोर्ट का काम होता है कि वो क्या करे? लड़ाई झगड़ों को सुलझाए। क्या क्या फंक्शंस होते हैं जुडिशरी सिस्टम के? देखो भाई, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सबसे पहला काम तो क्या होता है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, कि आखिरकार झगड़ा कर क्यों रहे हो यार, हमें बताओ, हम तुम्हारा झगड़ा क्या करवाते हैं? रिजॉल्व करते हैं। तो झगड़े को रिजॉल्व करने का काम इनका होता है। दूसरा इनका काम क्या होता है? प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, मतलब जस्टिस अमंग द सिटीजन्स ऑफ लैंड। सिटीजन्स ऑफ लैंड का मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में जस्टिस को प्रमोट किया जाए, न्याय को आगे बढ़ाया जाए, ये काम भी किसका होता है? जुडिशरी सिस्टम का होता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड लॉ, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और उस लॉ को आपको इंटरप्रेट नहीं करना आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, उसका मीनिंग निकालना नहीं आ रहा, तो वो मीनिंग निकाल करके भी आपको कौन देगा? जुडिशरी सिस्टम देगा। इट इज अ फंक्शन ऑफ अ जुडिशरी सिस्टम। तो जुडिशरी सिस्टम के कितने फंक्शंस हो गए? 3 फंक्शन। पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड स्टैट्यूट, दूसरा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और तीसरा प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ लैंड। जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके बीच में न्याय की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, उसे प्रमोट करने का काम भी इन्हीं का होता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से लिखी हुई है। अबाउट द कोर्ट डिसीजन के बारे में कुछ 2 बातें लिखी है। क्या? डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ओनली इन रिस्पेक्टिव स्टेट एंड परसुएसिव इन अदर स्टेट।
जैसे कि मध्य प्रदेश में 2 हाई कोर्ट है, एक है इंदौर में और दूसरी है कहां पर, जबलपुर में। अगर इंदौर की हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया तो जबलपुर की हाई कोर्ट को भी उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। इसको क्या बोला हमने, कंपलसरी मतलब बाइंडिंग। मध्य प्रदेश की 2 है, इंदौर और जबलपुर, तो इंदौर वाली ने जो बोला उसे जबलपुर वाली को मानना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की इंदौर की हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया तो क्या दिल्ली की हाई कोर्ट को उसे मानना पड़ेगा, आंसर इज नो। उसके लिए ये डिसीजन कैसा है, परसुएसिव है। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, सजेस्टेड। आपकी इच्छा हो तो मानो, आपकी इच्छा हो तो मत मानो। मतलब जब हाई कोर्ट डिसीजन देती है तो दूसरी हाई कोर्ट को कब मानना पड़ेगा, अगर वो सेम स्टेट की है तो। अगर वो दूसरे स्टेट में है तो इट इज जस्ट परसुएसिव, आपकी इच्छा हो तो मानो और इच्छा नहीं हो तो मत मानो। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग इन रिस्पेक्टिव स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट में तो बाइंडिंग है, पर दूसरी स्टेट में कैसे होते हैं, परसुएसिव मतलब रिकमेंडेटरी होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सभी के ऊपर बाइंडिंग होता है, ऐसा हम आर्टिकल 141 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन पास कर दिया तो वो डिसीजन तो सभी हाई कोर्ट को अक्रॉस इंडिया मानना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा चारा नहीं। ठीक, हम कोर्ट की हायरार्की की बात करें इंडिया में तो सबसे पहले आती है कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं है तो आप कहां जाते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी आपको काम नहीं जमा तो आप कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। सर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जमा तो कहीं और नहीं, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी। इंडिया में सबसे ऊपर जुडिशरी सिस्टम में जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं। फिर क्या करें, फिर तो नेता बनो और नेता बनकर के क्या करो, लॉ चेंज करो, यही बचा है। क्यों, क्योंकि लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो आप कहां चले जाइए, पार्लियामेंट में और नया लॉ बनाइए। बाकी उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाने का और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो हायरार्की हम लोगों ने पढ़ी, इन तीनों को एक बार थोड़े से में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया कब, 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जनवरी 1950 के दिन सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के पहले अंग्रेजों के जमाने में जो फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, उस फेडरल कोर्ट मतलब जो एपेक्स कोर्ट हुआ करती थी उस समय की, उस एपेक्स कोर्ट को, फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके हम क्या लेकर के आए, सुप्रीम कोर्ट। ये एपेक्स मतलब हाईएस्ट बॉडी ऑफ जुडिशरी होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीजेआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जिन्हें हम अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 मेंबर्स की बेंच होती है। 7 मेंबर्स की क्या होती है, एक बेंच होती है जिसके अंदर सीजेआई भी इंक्लूड होते हैं। प्रेजेंटली हमारे यहाँ कितने हैं, 34 सीजेआई हैं, 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। सीजेआई तो एक ही होते हैं, बाकी सबको हम क्या बोलते हैं, जजेस बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इंडिया में टोटल कितने जजेस हैं, 34 जजेस हैं। क्यों, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा राइज हो गया, केसेस काफी ज्यादा हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस अपॉइंट करके रखे। An individual can seek relief in Supreme Court by filing a writ petition under Article 32। क्या बोल रहे हैं, देखो अगर आप लोगों को पता हो तो सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, जैसे बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक, ये क्या है, एक फंडामेंटल अधिकार है। कहीं भी बिजनेस करना, राइट टू डू एनी बिजनेस, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर मेरे ये फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट करता है तो मैं किसी भी कोर्ट में जा सकता हूं। तो कायदा क्या बोलता है, सबसे पहले आपको कहां जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम नहीं बना तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में काम नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट। पर एक अलग सी और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। ऐसी बात आर्टिकल 32 बोलता है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे एक रिट फाइल कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि सर मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, आप इसे इन्फोर्स करवाइए, इन्हें प्रोटेक्ट करिए। और सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को एंटरटेन भी करेगा अंडर आर्टिकल 32। ठीक, तो ये सारी बातें हमने आर्टिकल 30, ये सारी बातें हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सी आती है, हाई कोर्ट आती है। हाई कोर्ट मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन एवरी स्टेट। हर स्टेट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि ये कौन है, हाई कोर्ट है।
हाई कोर्ट हैज अपीलेंट, ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के पास 3 पावर दी हैं, कौन कौन सी? ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब आपको कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट कब जा सकते हैं? कुछ कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना, सिविल कोर्ट नहीं जाना, आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर, आपके पास कौन सा पावर है। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो केस को हियर करे, जो अभी तक कहीं किसी ने हियर नहीं किया है, उस पावर को हियर करने का पावर किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास होता है, मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, हम लोगों ने पढ़ा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, उस चीज को सुपरवाइज करने का पावर भी किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर है, मतलब केस को हियर करने का, उसके पास सुपरवाइजरी पावर भी है, इसके अलावा उसके पास अपीलेंट का पावर है। अपीलेंट का पावर मतलब होता है अपील को सुनने का पावर, अपील को एंटरटेन करने का पावर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले से आप नाखुश हैं, आपको वो फैसला पसंद नहीं आया, तो आप अपील कहां करोगे? आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के पास। पर हाई कोर्ट आपकी पावर, आपकी अपील कब सुनेगा? जब उसके पास पावर होगा। तो हमने बोला हाँ, हाई कोर्ट के पास में अपीलेंट का पावर भी होता है, अपीलेंट की ज्यूरिसडिक्शन भी होती है। तो तीनों ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट को हमने दिए। इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट हैं, जिसमें सबसे पुरानी कौन सी है? कलकत्ता की हाई कोर्ट सबसे पुरानी है। कुल 6 ऐसे राज्य हैं जो एक सिंगल हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, मतलब आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपनी हाई कोर्ट नहीं है, तो वो क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने अभी बोला था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट की जगह चाहो तो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट अगर जाना हो तो आर्टिकल 226 अलाउ करता है कि एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडी, कैन फाइल अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इफ इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप आर्टिकल 226 के अंदर कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो हमने क्या बात करी? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब क्या? नाम से समझ में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में जो कोर्ट होती है वो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर बिलो हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के नीचे आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज डील विद सिविल लॉ मैटर, जो सिविल लॉ से रिलेटेड मैटर, हमने सिविल लॉ पढ़ा था, सिविल लॉ से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो लॉ मैटर को कौन डिस्कस करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हैंडल करती है। उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो क्रिमिनल मैटर से डील करता है, जिसे हम बोलते हैं सेशन जज। सिविल जज हैव जुरिसडिक्शन ऑफ सूट वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। 2 करोड़ रुपए तक का अगर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है। इसका मतलब 2 करोड़ से ज्यादा का हुआ तो कहां जाएगा? वो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। ओके, केसेस ज्यूरिसडिक्शन डिपेंड अपॉन द लोकल लिमिट। आपकी ज्यूरिसडिक्शन मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर कहां तक है, ये डिटरमाइन करती है कि पार्टी कहां की लोकेटेड है या फिर डिस्प्यूट कहां पर हुआ है। अगर डिस्प्यूट इंदौर में हुआ है तो ज्यूरिसडिक्शन किसकी है? इंदौर की है। अगर लोग दिल्ली के इन्वॉल्व हैं तो ज्यूरिसडिक्शन किसकी है? दिल्ली की हाई कोर्ट, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो डिपेंड करता है कि जो डिस्प्यूट हुआ है वो डिस्प्यूट कहां पर हुआ है, पार्टी कहां की रहने वाली है और डिस्प्यूट किस जगह पर हुआ है, उससे डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी कोर्ट का पावर यहां पर अवेलेबल है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर टू कंट्रोल, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। सर आपने तो बोला था कि 3 ही कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद एक और तरह की कोर्ट आती है जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। एक और कोर्ट कौन सी? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मतलब वो कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में एस्टेब्लिश की गई है। सर मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब कौन सी? क्या वो सिटी जहां मेट्रो चलती है? अरे नहीं बेटा, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब वो सिटी जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उस मेट्रोपॉलिटन सिटी के इश्यूज को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक और कोर्ट ही बना दी और उस कोर्ट को हमने क्या नाम दे दिया कि ये कोर्ट कौन सी है? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ओके,
चीफ, वहां के जो जज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उनके पास पावर होता है वैसे ही जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पावर के पास जज होते हैं के पावर होते हैं, वैसे ही मेट्रो कोर्ट के पावर के भी जजेस होते हैं के पावर भी वैसे के वैसे ही होते हैं। और ये हम लोगों ने पढ़ा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट आपके मॉड्यूल में लिस्टेड डाउन थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एंड आई बिलीव अब आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी डाउट अगर आप लोगों को अभी भी बचता है तो वो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और क्यों ना हम इस चैप्टर के एक बार कुछ क्वेश्चंस भी देख लें कि इंस्टीट्यूट ने आखिरकार किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस भी निकाल लेता हूं ताकि हम लोगों की एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आखिरकार इंस्टीट्यूट इसमें पूछता है। ओके चलिए, तो आई बिलीव अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन वापस से दिख रही होगी। एंड हियर वी गो, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ? लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। जो कौन इंपोज करता है? गवर्नमेंट इंपोज करती है ताकि वेलफेयर और जस्टिस प्रोवाइड करवा पाए। लॉ के क्या क्या सोर्सेस हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्यूट, प्रेसिडेंट और कस्टम यूजेस एंड स्टैब्लिश कस्टम एंड यूजेस। लॉ बनाने की क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, वो 4 स्टेप की प्रोसेस, बिल्कुल आसान। कोई नया क्वेश्चन तो दिखे आखिरकार। टू हुम लॉ मेकिंग पावर हैज बीन गिवन। लॉ मेकिंग की पावर किसे दी गई है? सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। लॉ को क्लासिफाई करिए। सर लॉ 4 तरह के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक कौन सा होता है? क्रिमिनल लॉ। दूसरा कौन सा? सिविल लॉ। तीसरा कॉमन लॉ। और चौथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो हम लोगों ने पढ़ा वही सब बातें यहाँ पर वापस से लिखिए। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, सेम बात। ओके, और कौन सा क्वेश्चन आया? रेगुलेटरी बॉडी इन्फोर्सिंग द लॉ। सर लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए 4 मिनिस्ट्री है और 3 गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है। वही 7 बातें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की? ओके, डिटेल क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बताना है, बता देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो 7 डिपार्टमेंट बने हुए हैं उन 7 डिपार्टमेंट के नाम पूछ लिए। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं पर मॉड्यूल में उन्होंने दे करके रखे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन से एक्ट को एडमिनिस्टर करता है और उसे कौन चलाता है? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को एडमिनिस्टर करता है और उसे ICLS इंडियन कंपनी लॉ सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो चलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं? सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट आते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मैंडेट एंड इट्स स्कोप? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में पूछ रहा है और उनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं वो डिपार्टमेंट हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल सी बात, कुछ नया नहीं। कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑन द आरबीआई? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या? उसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देनी है और उसकी कितनी सब्सिडीज होती है वो हमें पता है, लिख देंगे। BRBNMPL के बारे में। ओवरव्यू ऑफ IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में एक ओवरव्यू देना है। तो जितनी बातें हम लोगों ने कॉपी में पढ़ी सिर्फ वही बातें लिखनी है और वही बातें इन्होंने भी यहाँ पर लिखी है। 2 ट्रिब्यूनल वाली सारी बातें लिखी है। हाउ द इंडियन जुडिशरी इज ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल? अलग अलग डिफरेंट लेवल पे कैसे इंडियन जुडिशरी को ऑर्गेनाइज किया गया है? सर इंडियन जुडिशरी 3 सिस्टम पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और साथ साथ में एक और आ गई आजकल तो कौन सी? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। साथ साथ में उसके क्या क्या की कंपोनेंट्स है, की फंक्शंस है, उनके बारे में हमें जानकारी देनी है, दे देंगे। और ऐसे चलते चलते हम लोगों के सारे जो क्वेश्चंस थे एक बार उन्हें भी हम लोगों ने गो थ्रू कर लिए। देखो चैप्टर IRF बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो कोई बहुत समस्या इन क्वेश्चंस के अंदर आती नहीं है। आई बिलीव आप लोगों को ये समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट आप लोगों का रहता है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट ऑन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स थे, इनके नोट्स के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ये नोट्स भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रिवीजन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।